और कभी उनको मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो याद कर ले, तो बता दूंगा कि भाई बहन का रिश्ता। प्रियंका जी के लिए खून दे देंगे। तो चंद्रशेखर जी, नेताओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि नेता की सियासत जारी रहती है अगर वो चर्चा पर्चा खर्चा चलता रहे। चर्चा में तो आप बने रहते हैं, हालिया बयान, आदत अब चर्चाओं में रहने की हो गई है। महाकुंभ में वो जा रहे हैं जो पाप जिसने किए हों। मैं मीडिया का चरित्र तो नहीं बदल सकता हूँ, मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मेरे द्वारा कही गई कोई बात इलीगल हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो। और मीडिया मेरी बात को क्या कह के दिखाती है, और मुझे तो हंसी आती है कि जब किससे पूछती है कि उन्होंने ये बयान दिया, तो सामने वाला बोलने वाला भी नहीं सोचता कि वो बयान ही सुन लूं मैं। तो मीडिया की बातों में आके लोग गुमराह होकर पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो बयान तो आपके ही है ना, आप ही तो कह रहे हैं भाई जो जिसने पाप किए हैं वो महाकुंभ में पाप धोने जाता है। अगर आप इसको स्टडी करोगे या कोई भी स्टडी कर ले, तो कुंभ की मान्यता यही है कि वहां इस तिथियों में अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होती तो इसकी मान्यता यह है कि वहां जाके आपके पाप धुलते हैं। मैंने क्या गलत कहा? एक काम करते हैं, और मेरी बात को तो शंकराचार्य जी ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया चंद्रशेखर ने। और अगर मेरा बयान गलत है तो मुझे सही बयान बता दो किसका है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वहां नहीं पाप धुल रहे हैं तो ये बात एक बार मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर दें कि वहां पाप नहीं धुल रहे हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगी। आपकी संख्या देखना अगर लाख करोड़ों से लाखों में ना आ जाए। भाई लोगों के अंदर यही तो आपने बात डाली, यही तो जो है आस्था की बात जो उनके अंदर मजबूत की है कि वहां जाओगे तो आपके दुख तकलीफ पाप धुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैंने क्या गलत कहा? लेकिन लगता है ना कुछ नेताओं को ये बात पच नहीं रही, या तो ये असलियत उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब तो सभी धर्मों को मानते थे, संविधान विरोधी आपको ठहराने लग गए इस बयान के बाद। अब उनके कहे से थोड़ा ही हो जाऊंगा, मैं भी तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और ये सम्मान कर दिया तो मैंने कहा। देखो, एक कहावत कबीर ने कहा है, उनका दुआ है, ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले होए माथा कूट। जिनको कुछ पता नहीं है उनसे मैं क्या बहस करूं? जिनको ये भी नहीं पता कि इस कुंभ में कितने शाही स्नान है, उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं, उनके बारे में क्या सोचूं? जिनको ये भी नहीं पता कि कुंभ कितने साल बाद होता है, उनके बारे में क्या बयान दूं? मैंने तो सभी धार्मिक शास्त्र लगभग पढ़े हैं, उनको पढ़ना चाहिए। शिव पुराण उनको पढ़ना चाहिए, भविष्य पुराण, जिसमें इस बात का वर्णन है। जब शिव पार्वती से बात करते हैं कि गंगा में जाने से, गंगा में स्नान करने पाप धुलते नहीं धुलते हैं, तो जो पढ़ते नहीं मैं उनका क्या करूं? मैं तो वही जो मान्यता है, मैंने जो धर्म गुरुओं से सुना, शंकराचार्यों से सुना। मैं हरिद्वार के पास रहता हूं, हरिद्वार लोकल के लोग तो नहीं जाते, लेकिन पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं वहां। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने तो अपनी बात कही, और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं जो मैंने पढ़ा वही कह रहा हूं, जो धर्मशास्त्र में पढ़ा, और वेदों में इसका वर्णन है। तो मैंने क्या गलत कहा? अब किसी को परेशानी होती तो होती रहे, और मैं उसकी जिम्मेदारी तो लेता, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल एक पढ़ा लिखा नेता, जबकि संविधान के आर्टिकल 51 में जहां हम जिनको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करना है, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ना है। फिर भी मैं कहा, मैं तो सच बात कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने ये नियम बनाए हैं, आपने अगर ये उदाहरण दिए हैं, तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। तो आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आज मेरा बयान चला देना। जो ये कहता हो कि वहां पाप नहीं धुलते, फिर मैं उसके बयान पे जवाब दूंगा। और मैं तो चाहता हूँ शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर देंगे पाप नहीं धुलते, तो फिर देखूंगा कि जनता वहां काम छोड़ के जाएगी नहीं जाएगी। चलिए, ये मान्यता है, तभी लोग जा रहे हैं। हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जिन्होंने कहा कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। और देखो, सब कल मैंने जब वो कुंभ में आग लगी, आपको पता लगी नहीं लगी, ये मत कह देना कि ये भी चंद्रशेखर का बयान है। वो आग लगी और मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं किसी कोई हताहत ना हो। और मैं तो ये भी मानता हूं कि वहां इतना जो है आशीर्वाद है कि इतनी आग से नुकसान नहीं हुआ। अब थोड़ा सा कम है, इस वजह से आग लग गई, लेकिन इतनी बड़ी आग लग के कोई किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मैं इसलिए मानता हूं कि वो अच्छी जगह है। और मैंने तो कुंभ को, उसी स्थान को कोरोना काल में भी देखा, ऐसे लाशें तैर रही थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री, जब जाओगे तो उन परिवारों को भी याद कर लेना, जिन परिवारों को, क्योंकि ये भी सनातन की व्यवस्था है कि हमारे यहाँ अग्नि दी जाती है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुंभ के बयान को लेकर अब आप थोड़ा ऑफेंसिव नजर आ रहे हैं, उसी को जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा? मैंने उस दिन कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूँ, और आज भी अपने बयान पे कायम हूँ। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मुझे बताओ, अगर आपने सनातन को पढ़ा हो तो बताओ, सनातन में जो अंतिम यात्रा होती है, जो देह का अंतिम कार्य होता है, वो अग्नि से होता है या दबाने से होता है? बताओ, है आपको जानकारी? तो अग्नि दी जाती है,
और अग्नि के साथ ही माना जाता है कि अब ये शरीर जो है पूर्ण हो गया है। हाँ। तो जितने लोगों को कोरोना काल में अग्नि नहीं मिली थी, उनके परिवार से माफी मांगोगे नहीं मांगोगे? आपकी बेकार व्यवस्था में जो लापरवाही थी आपकी, जो आपने मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, तो आपको माफी मांगनी चाहिए उन परिवारों से। मैंने क्या गलत कहा इसमें? अच्छा, तो व्यवस्था जो कोरोना के वक्त जो जिस तरह की रही, उसके लिए आप कह रहे हैं कि भाई वो पाप है, आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे ना? ये आप... मैं क्यों टारगेट करूंगा? मैं अपने अधिकार कर्तव्य जानता हूं, मैं टारगेट की राजनीति करता ही नहीं हूँ। ये तो मीडिया के लोग हैं, मेरे बयान को पता नहीं कैसे कैसे चलाते रहते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? अरे मीडिया में तो आप खूब उभरता हुआ चेहरा है। टाइम्स मैगजीन ने आपको 2021 में ही 100 जो लिस्ट जारी की थी, अपनी वार्षिक लिस्ट जारी की थी, उसमें आपका नाम शामिल किया था। इतनी उपलब्धियां इतने कम समय में। देखो, मैं आपको स्पष्ट करूं, वो मेरे लिए एक चैलेंज था और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 2024 में उस चैलेंज को मैंने फुलफिल भी करके दिखाया कि जो भी चैलेंज आएगा मेरे सामने उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। तब ये था कि चंद्रशेखर आजाद क्या बिना अन्य पार्टी के सपोर्ट के आगे बढ़ सकते नहीं बढ़ सकते, लोकसभा आ सकते हैं, मैंने उसको साबित करके दिखाया। और पार्लियामेंट में भी मुझसे ज्यादा नहीं बोलता कोई। महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, पुलिस के लिए, होमगार्डों के लिए, पीआरडी के जवानों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए, मैं सबके लिए बोलता हूँ। नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए बोलता हूँ। भर्तियों पे, आरक्षण घोटालों पे, सरकार के फेलियर पे। नहीं तो आप पर भी तो एक टैग चस्पा हो गया ना कि आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ मायावती का वोट बैंक अपनी ओर खींच रहे हैं। ठीक है, ये टैग आप पर चस्पा हो गया है जो हट ही नहीं रहा है। नहीं, अभी हालिया यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, ठीक है, उसमें भी यही हुआ नतीजा। ये मेरी काबिलियत है या नहीं? आपकी काबिलियत है, लेकिन वो जो टैग जिसमें मैं बात करना चाह रही हूँ, मैं इसको फिर ये भी एक चैलेंज था। ये कहते थे कि उपचुनाव में तो चंद्रशेखर आजाद वोट ले सकते हैं, लेकिन जब मायावती जी नहीं लड़ रही होंगी, लेकिन जब मायावती जी का भी प्रत्याशी होगा तब आप देखना। वो भी मैंने हटा दिया। इसका उदाहरण आप मीरापुर में देख लो, उनको 3000 वोट मिले, मुझे 23,000 वोट मिले। इसका उदाहरण आप कुंदरकी में देख लो, और बहुत सारी जगह उनके बराबर वोट मिले। ये तब मिले जब उस तरह के सक्षम प्रत्याशी नहीं थे, वर्करों को लड़ाना पड़ा। तो यानी कि समाज तो स्वीकार कर बैठा कि उनको चंद्रशेखर की मदद करनी है, उसको चंद्रशेखर के हाथों को मजबूत करना है। और कोई ऐसा विषय नहीं देश का जो मेरे पास आता जिसको ना उठाता हूं। तो मायावती जी, उनसे कहां गलती हो रही है कि उनका वोट बैंक आपकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपका उदय हो रहा है और उनका पतन हो रहा है? मैं कह रहा हूँ ये मंथन आज मायावती जी पे तो नहीं है भाई। मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताओ। जो काम करेगा वो आगे बढ़ेगा और जो काम नहीं करेगा वो पीछे हट जाएगी। ये तो प्रकृति नेचर का फॉर्मूला है। जो जितनी मेहनत करेगा कुदरत उसको उतना ही देगी। और हम इसलिए इस काम को कर रहे हैं। आपको सही नहीं पता, मैं अकेला भारतीय राजनीति में इस समय ऐसा व्यक्ति हूं जिसने गोली खाई है, जिसकी जान पे जो है जिसकी जान छीनने का प्रयास किया गया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने अधूरा छोड़ा, जो मान्यवर काशीराम साहब ने अधूरा छोड़ा, और जो बहन जी से भी अधूरा छूट गया, उसको हम पूरा करें। तो इसमें मैं गलत क्या कर रहा हूं? अब वो जब वो देख रहे हैं, वो लोग देख रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ रहा है, ये हमारे लिए जान हथेली पे रख रहा है, ये हमारे लिए 24 घंटे खड़ा है, छुट्टी भी नहीं ले रहा है, इस आदमी की हमें मदद करनी चाहिए। तो ये समाज का आशीर्वाद, इसको इस पे तो किसी को बुरा लगना चाहिए, इस पे नहीं लगना चाहिए किसी को बुरा। और मुझे उम्मीद है ये आशीर्वाद और बढ़ेगा, आने वाले कल में आशीर्वाद बढ़ के और 4 गुना होगा। और आजाद समाज पार्टी विकल्प के रूप में किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, विकल्प के रूप में उत्तर प्रदेश में और बिहार और अन्य जगह पे आप दिखाई देंगे आपको, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता। तो फिर लेकिन सिचुएशन या जो तस्वीर है वो क्यों ऐसी उभरती नजर आ रही है? या तो कोई राष्ट्रीय फलक का नेता या कोई पार्टी वो आपका साथ लेना नहीं चाहती, या आप उन्हें भाव नहीं देना चाहते? देखो ऐसा है, ये तो देखने वालों की आंखों पर निर्भर करता है कि वो क्या देखना चाहता है। नहीं, मायावती के पास आप गए, अखिलेश यादव के पास आप गए, नहीं बन पा रही ना बात। तो संबंध सबसे, देखिए मेरे संबंध सबसे अच्छे हैं। और पॉलिटिकल लाइंस अभी देखिए, जिनका इंडिया अलायंस बना हुआ था उनका टूट गया। सबको आगे बढ़ना है, सब लोग चाहते हैं कि कुर्सी पे बैठने का अवसर उनको मिले। तो मैंने तो सबकी मदद की, लोकसभा चुनाव में भी की। चंद्रशेखर जी, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पे कि एक दिन वो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो आरक्षण विरोधी है। क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण पे खतरा है, जबकि नरेंद्र मोदी से लेकर अब तो मोहन भागवत भी ये क्लैरिफाई कर चुके कि आरक्षण खत्म नहीं होगा? आपको लगता है या सिर्फ ये पॉलिटिकल गिमिक है, एक स्लोगन है? देखो सुकेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी भी पार्टी का एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो, उसकी विचारधारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर पावर में आएगा तो क्या करेगा। जैसे अगर इवन आप मेरी तरफ देखोगे, अगर चंद्रशेखर पावर में होगा तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि विचारधारा का खेल है। तो आरएसएस बीजेपी की जो विचारधारा है
संघ की जो विचारधारा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमेशा से, चाहे वो संविधान रहा हो, चाहे वो तिरंगा रहा हो, और चाहे वो आरक्षण रहा हो, या कमजोर वर्गों की तरक्की रही, या महिलाओं का सम्मान रहा हो, वो हमेशा इसके विरोधी रहे। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। और इसके लिए मैं फिर कहता हूं, 2 अप्रैल 2018 के को याद करोगे तो एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी को ये समझ में आया कि सीधे रवैये से नहीं कर सकते, तो अब लेटरल एंट्री हो रही है, अब निजीकरण हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब सारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा सरकारी, तो सरकारी नौकरी रहेगी, तो आरक्षण के झुंझुने का क्या करेंगे? अब तो SC ST के बैकलॉग से ज्यादा OBC के बैकलॉग ज्यादा EWS का बैकलॉग आ रहा है। वो कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। अब तो पिछले दरवाजे से सबको जो, अब तो नई नियुक्तियां नहीं आ रही है, संविदा, ठेकेदारी, और उनको परमानेंट कर ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी के बारे में क्या राय है आपकी? आप महापुरुषों के नाम पे जितने जिले बने थे सबका नाम बदल दिया, और सहारनपुर में तो झगड़ा करा दिया एक, कि मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे जो बना था, जो एक मेडिकल कॉलेज बना, उसका नाम बदल दिया। एक इस्लामिक स्कॉलर है, उनके नाम पर रख दिया कि झगड़ा हो जाए। और बहुत सब कुछ है जो नहीं कहना चाहता, वरना फिर बाद में ये चर्चा होगी कि आज चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पे हमला कर दिया। आपके तो अच्छे संबंध थे। डिमोशन, आप देखो जो डिमोशन हुआ है सुकेश भाई, 2012 में जो डिमोशन हुए सरकारी कर्मचारियों के, वो अखिलेश साहब की मेहरबानी से हुए, इन्होंने किए। एक CEO को SI बना दिया, एक एक्शन को J बना दिया, ये सब अखिलेश जी के समय काल में हुआ। और जितने खून के आंसू कर्मचारियों ने इनके सरकार में रोए, कभी नहीं रोए, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने इनको गले लगाया कि चलो भाई इनसे गलती से हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गुंजाइश है, मुझे नहीं लगता है। चंद्रशेखर आजाद पहले हर पार्टी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन ऐसा लगता है सांसद बनने के बाद आपकी राजनीति में कुछ बदलाव आया है। सरकार के खिलाफ थोड़ा सा कम मुखर हुए हैं, ठीक है, कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा सा ज्यादा अलाइन नजर आते हैं। आपकी राजनीति कौन सी पार्टी के सबसे ज्यादा करीब है? मेरी राजनीति गरीबों के सबसे ज्यादा करीब है, और पार्टियों का मैंने मैनिफेस्टो पढ़े, आप छोड़ दो मानक भाई, जितना सरकार के खिलाफ मैं मुखर हूं, किसी पार्टी के नेता में हिम्मत नहीं इतना मुखर होकर बोल ले। डबल इंजन की सरकार पर जितना पिछले 4 दिन मैंने सवाल खड़े किए हैं, इतने सवाल 40 दिन में किसी नेता ने खड़े किए। आप चेक करके देख लो, आप कह कुछ भी सकते हो, ये आपका राइट है भाई। व्यक्ति की इतनी आजादी तो मीडिया को मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से कैसा रिश्ता है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से? कुछ बदला है क्या, या पहले जैसा ही है अभी? आप मुझे बताओ, वो कोई पहले तो आपको आई थी ना प्रियंका जी अस्पताल में मिलने के लिए, आप उनको दीदी बहन बोलते? आज भी बोलता हूँ, और कभी उनको मेरे खून की जरूरत पड़ेगी तो याद कर ले, तो बता दूंगा कि भाई बहन का रिश्ता। प्रियंका जी के लिए खून दे देंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, देश की किसी भी बेटी के लिए जिसकी रक्षा सुरक्षा या जिसकी मदद मैं कर सकता हूँ, मैं उसके लिए 24 घंटे। और राहुल गांधी के लिए क्या दे देंगे? समर्थन दे देंगे? कैसा समर्थन मांगा उन्होंने तो? कैसा समर्थन चाहते हैं? पार्टी में आ जाइए, मिल जाइए, ताकत जोड़ लेते हैं। ये आजाद समाज पार्टी एक वैचारिक आंदोलन है। अगर आप इसे किसी के साथ में मिलाओगे ना, तो उनका काम आगे बढ़ेगा ना हमारा काम आगे बढ़ेगा। ये प्योर आंदोलन है मान्यवर काशीराम साहब का, बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, साहू जी महाराज का, और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं। इंडिया गठबंधन का हिस्सा तो नहीं है ना? इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं। तो मिल्कीपुर में किसको सपोर्ट करेंगे? मिल्कीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं, जागरूक रहिए मानक साहब, जागरूक रहिए। तो आपका नहीं, मुझे हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। मुझे पता है आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है। महामना रामसुख वर्मा जी के एड्रो जी को, पहले ललई यादव जी के एड्रो जी को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं मिल्कीपुर में। आपकी पार्टी पर आरोप ये लग रहा है कि वहां पर आप वोट काटने के लिए उतरे हैं। कौन आरोप लगा? आपको अधिकार है पूरा, आप लगा। नहीं, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं कि वहां सिर्फ वोट काटने के लिए उतरे हैं, फायदा बीजेपी का हो जाएगा। समय बताएगा कौन किसके वोट काट रहा है। बीजेपी का फायदा हो जाएगा। मुझे ये बता दो, सिर्फ इतना बता दो मुझे, तो समाजवादी को अपना प्रत्याशी बैक कर लेना चाहिए अगर बीजेपी का फायदा रोकना है तो। जैसे हमने 80 में से 2 सीटों पर लड़ाए थे, और हमारे वोटर ने वोट तो दिया ही होगा ना, जो हमने संगठन बनाया, तो समाजवादी को पीछे हो जाना चाहिए। देखिए, हम हरा देंगे भारतीय जनता पार्टी को। कौन किसका फायदा नुकसान करना चाहिए आप नहीं जानते हो क्या? अब आप ये कह दो कि मैं घर बैठ जाऊं, अगर मैं घर बैठ जाता तो लोकसभा में कैसे होता? लोकसभा में नहीं होता तो मैं लोगों की आवाज कौन उठाता? इतने इशू पे जो मैंने सवाल उठाया कौन करता? आप ये चाहते हैं कि हमें मिट्टी में दफन करके, और यहाँ की राजनीति ये तो चलती है ये बहुत दिनों से। हम महापुरुषों को मानने वाले लोग हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, और उतनी ताकत से लड़ेंगे जितनी हम में, और जब तक ताकत रहेगी लड़ते रहेंगे अन्याय के खिलाफ। और जब अन्याय जड़ से खत्म हो जाएगा तभी चैन की सांस लेंगे। क्या नगीना सीट जीतने के बाद आप ये मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अंत निकट है, और एक नई पार्टी आपकी और एक नया नेता, दलित नेता, वो खड़ा हो गया है? अब यूपी की राजनीति, देश की राजनीति आप बदलने वाले हैं? कहाँ लिखा है ये बताओ? माथे पे लिखा है क्या कि दलित नेता खड़ा हो गया? जरा आप मुझे समझाओ। क्या आपने? मैं कहूं कि नहीं, मैं ये कहता हूं कि एक वैसे समाज का एंकर मेरे सामने बैठ के सवाल पूछ रहा है, कैसा लगेगा आपको बताओ?
आप भटका रहे हैं सवाल को। नहीं, मैं सवाल को नहीं भटका क्या रहा हूं। बीएसपी की जगह आजाद समाज पार्टी बीएसपी ले से मेरा रही है? झगड़ा कराना चाहते हो मानक भाई, मुझसे पूछ लो। आप चाहते हो कि मैं उनके खिलाफ कुछ बुरा कहूं, वो फिर उधर से जवाब दे। उनकी आदत है मुझे बुरा कहने की, मेरी आदत नहीं है। मैं नहीं कहता किसी को बुरा। आकाश आनंद से कैसा रिश्ता है? मैंने मेरा खराब करता किसी से, मेरा किसी भी मानव से रिश्ता बुरा नहीं। युवा नेता है, देखिए कैसे बीएसपी के लिए दिल्ली में भी प्रचार कर रहे हैं, जबरदस्त। अच्छी बातें करना चाहिए, मगर मुझे दुख तब हुआ था जब बहन जी ने उनको अनमैच्योर कह के और उनके पदों से हटा दिया था। अब ये क्यों किया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और फिर 2.5 महीने में ऐसा क्या हुआ कि भाई मैच्योर हो गए 2 महीने में? कहीं आपकी बातचीत तो नहीं मायावती से आपने समझा दिया हो कि भैया आकाश आनंद को ऐसे ना कहिए, तुरंत फैसला वापस ले लिया? मैं आपका बिल्कुल एहसानमंद रहूंगा, आप मेरी बातचीत एक बार करा। क्या नाराज है क्या आपसे? अब ये मानक भाई ज्यादा अच्छी तरह जानते, इनको अंदर की खबर ज्यादा रहती है। नहीं, थोड़ा सा आप भी खोल दीजिए ना, थोड़ा मुझसे नाराज, देखो मुझसे मिली नहीं है तो मुझसे कैसे नाराज होंगी। देखो जब तक आप चंद्रशेखर से मिलोगे नहीं तो आप चंद्रशेखर के बारे में क्या जानते हो, जो मीडिया ने बताया। जब आप चंद्रशेखर आजाद से मिलोगे तभी तो आप जानोगे कि चंद्रशेखर क्या सोचता है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। आप भी दलित उत्थान के लिए बात करते हैं, मायावती भी दलित उत्थान की बात करती है, सर्वजन के लिए काम करती है। आप यही तो बुरा है, मैं यही समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है, सर्वजन के लिए आप दोनों पार्टियां काम कर रहे हैं, साथ होते तो ताकत और ही बढ़ती ना। मैं कह रहा हूँ ना, करा दो ना, साथ आप करा दो। मैं ये कह रहा हूँ कि न्यूज़ 24 और एबीपी को एकजुट हो जाना चाहिए। अब इससे जो है आपकी शक्ति बढ़ेगी। ये क्या बात फॉर्मूला हुआ, ये क्या फॉर्मूला बताया आपने कि 2 चैनल्स आपस में मिल जाएंगे तो उनकी शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति इस बात से बढ़ेगी जो ज्यादा काम करेगा समाज उसके साथ रहेगा। दिल्ली में लड़ रहे हैं तो किन मुद्दों पर लड़ेंगे चंद्रशेखर आजाद? दिल्ली के हाल देखो, एक बच्ची का रेप हुआ था, उनके घर गया था, छत नहीं है उनके सर पे, और वादा किया दोनों पार्टियों ने, कच्ची कॉलोनियां पक्की, ले लो रजिस्ट्री। कहां है वो रजिस्ट्री? शीश महल शराब घोटाला देखा होगा, मैंने नहीं देखा, मेरे पास इतना समय नहीं है। शराब घोटाला शराब बुरा है, मैंने तो उसी दिन उस पर आलोचना की। और देखो हम तो गांव में जाके कहते हैं लोगों से शराब छोड़ो। सतगुरु रविदास जी महाराज ने, हमारे महापुरुषों ने कहा कि नशा छोड़ो, तो मैं तो जाकर कहता हूं। मैं इसका कहां समर्थक हो जाऊंगा? जो गलत है वो गलत है। उन पे आरोप लगे हैं, वो लोग जेल गए हैं, मैं ये मानता हूं कुछ आरोप झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन वो कोर्ट तय कर देगी। अच्छा, अखिलेश जी से कैसा रिश्ता है चंद्रशेखर आजाद का? बिल्कुल अच्छा है। बीच में तो खराब था ना चुनाव के समय, याद है? आप खराब याद रखते हो, अच्छा याद नहीं रखते हो। अब ठीक है, अच्छा ही है। देखो चुनाव अलायंस नहीं हुआ, ठीक है, हमने अपनी बात खत्म की, गुस्सा था कह दिया, अब वो अपने काम निकल गए, हम अपने काम निकल गए, हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। उन्होंने हमें हराने में कोई कम भूमिका की क्या? 2 बार गए वो मेरे यहाँ और जाके कहा कि भाई पता नहीं मेरे ऊपर कितने आरोप लगाए। पर आपके साथ क्यों दलित आएगा? जब पीडीए उन्होंने बनाया, 37 सीटें जीते इस बार, उन्हीं के साथ जाएगा दलित भी, पिछड़ा भी, अल्पसंख्यक भी। समय बताएगा कि कौन किसके साथ जाएगा। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और कथनी करनी का फर्क लोग जानते हैं। पीडीए का नारा तो, और माता प्रसाद पांडे जी को आप जो है प्रदेश की कमान दे दो, तो ये तो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं तो किसी को बुरा नहीं कहता हूं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैथों तेरा मन पर